Then we should start our today's lecture. हमें अब आज का क्लास फिर स्टार्ट कर लेना चाहिए. I am fit and fine, beta. So Pakhi, Hansika, Anshika, Janab, Jaika, Abhinav, everyone, beta. A very good evening to all. Video is blur. Okay, बेटा. आपका आदेश मान लिया मैंने, है ना? एक बार कर दे रहा हूँ मैं रिफ्रेश, कोई बात नहीं. So now it's fine. So now it's fine, बेटा. अब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, good evening everyone. अपूर्वा, अंशिका, सुयस, मिथिलेश, मुदित, सभी को बेटा a very good evening to all. Cheerful good evening. Okay बेटा. So now आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं. आप लोगों में से कुछ बच्चे बहुत नटखट हो गए हैं, शैतान हो गए हैं, पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया. बेटा एक्स्ट्रा क्लास मतलब अटेंड करने के लिए होता है, छोड़ने के लिए नहीं होता है ना. सो अटेंड किया करो आप लोग. हम लोग आज आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं. वी वर स्टडिंग रे ऑप्टिक्स और प्रीवियस लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लिया था. वी ऑलरेडी finished refractive index. So in today's lecture I will explain laws of refraction, after that I will take refraction through plane surface, in this portion the slab portion is also included, means refraction through slab is also included in this portion. And if time allows, अगर हमें time allow करेगा बेटा, then we will go for, ऐसे कुछ तो numericals भी करेंगे इस पे. We will do few numericals on this, and after that if time allows we will go for, हाँ बेटा. और अगर हमें टाइम अलाउ करता है तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में रिफ्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ एक फेनोमेनन है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो हम लोगों को टाइम अगर अलाउ करता है तो वी विल गो फॉर TIR, है ना. तीर चला देंगे हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर लेंगे. तो अगर टाइम अलाउ करता है तो, है ना. सो नाउ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बेटा. The first thing which we should learn today is laws of reflection. Okay, laws of refraction. तो यहाँ से हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इट्स फाइन विथ एवरीवन, कुछ भी छूटा नहीं है. चलो ध्यान से देखना शुरू करो यार. आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. There are two laws of refraction. The first law is, आई थिंक कि मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया होगा. द फर्स्ट लॉ इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all will lie in the same plane. Okay beta, these all will lie in the same plane. So I will write in mathematical way, I will write I vector into R vector and n cap. I am writing n cap for normal. Here beta I am writing n cap for normal. Their box product is equal to 0. Okay, here this one is basically incident ray, representing incident ray. The second one is representing refracted ray. I should write direction, है ना. Direction of incident ray, direction of refracted ray, and finally you can say that normal. Okay, so these are the things which you have to remember. Proceed. One is issue to tech team.
कोई प्रॉब्लम है क्या एकता? प्लीज टेल मी बेटा। आई एम फाइन निधि। ओके, तो प्रीवियस प्लेटफॉर्म पे आप नहीं लॉग इन कर पा रहे हो, इस प्लेटफॉर्म पे तो कर पा रहे हो ना? ओके, तो अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है बेटा तो यू कैन कंसल्ट विद द टेक्निकल टीम। मैं भी समझ नहीं पाया बेटा आपके इसको। ओके, तो एक्चुअली बेटा मैं आपकी बातों को समझ भी नहीं पाया कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। इफ यू हैव एनी टेक्निकल इशू, प्लीज कंसल्ट विद द टेक्निकल टीम, दे विल हेल्प यू, दे विल हेल्प यू, है ना बेटा? वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से हेल्प कर पाएंगे इस मामले में, है ना? ओके, अभी आप क्लास तो अटेंड कर पा रहे हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके, सो प्लीज बेटा हम लोग यहाँ कंसंट्रेट करते हैं। आई वॉज टेलिंग यू कि आई वेक्टर, आर वेक्टर और एन कैप ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन, और अगर ये तीनों सेम प्लेन में है तो देयर बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। यू कैन राइट, यहाँ पे बेटा आप लिख सकते हो इसको आई डॉट आर क्रॉस एन कैप। हम लोग आराम से इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये है क्या हमारा? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना? तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स which are lies in the same plane is always equal to zero. This is the point which you have to remember, है ना? Now come to the second one. क्या ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं, पहले से पढ़ा हुआ है हमारा। दो अगर हमारे सेम प्लेन में है, उनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लोगे, जीरो आएगा आंसर, बिकॉज थर्ड वेक्टर और जो हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट आया था, ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे, एंड इन दैट केस देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड वन। Second one is basically Snell's law. Second one is Snell's law. And if I want to write Snell's law हमें क्या बताता है बेटा? I के नीचे लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एंड R के नीचे लिखा है डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड N के नीचे लिखा है बेटा नॉर्मल, है ना? तो आई एम राइटिंग Snell's law. Snell's law suggests mu1 sin I is equal to mu2 sin R. और मैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, ये आपके लिए मोर हेल्पफुल हो जाएगा। तो आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम। हियर वी हैव टू मीडियम्स। द फर्स्ट मीडियम इज mu1 फ्रॉम वेयर द रेज आर एंटरिंग इनटू द सेकंड मीडियम, जहां से बेटा रेज आ रही है और सेकंड मीडियम में एंटर कर रही है, और ये रेज रिफ्रैक्ट होके सेकंड मीडियम में एंटर करते हुए कुछ इस तरह से दिख रही है। दिस एंगल इज इक्वल टू आई हियर, दिस एंगल इज इक्वल टू आर हियर, है ना? रेयर डेंसर थोड़ा आगे चल के देख लेते हैं। अभी बस मैंने लाइंस ड्रॉ की है कि एक लाइन आई बेटा और दूसरे में एंटर कर गई है ना? बस अभी इतना सा जानते हैं, ठीक है? तो एक रे आई हमारी mu1 मीडियम से और वो mu2 में एंटर कर गई, तो आई विल राइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रे, इंसिडेंट रे जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उसका मीडियम बेटा मल्टीप्लाइड बाय साइन आई इज इक्वल टू जिसमें रिफ्रैक्टेड रे हमारी ट्रेवल कर रही है उसका मीडियम मल्टीप्लाइड बाय साइन आर इज बेसिकली इक्वल। ये दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू आवर स्नेल्स लॉ। होपफुली दोनों लॉज आपको क्लियर है बेटा। क्या ये दोनों लॉज आपको क्लियर है? नाउ आई एम टेकिंग यू टू द स्पेशल कंडीशंस। मैं अब स्नेल्स लॉ से क्या क्या कंक्लूजन्स निकाल सकता हूं इसके बारे में आते हैं, है ना? स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट से। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है बेटा, वी नो दैट mu1 sin i इज इक्वल टू mu2 sin r। यही दिया हुआ था ना? अगर मैं इनको mu1 mu2 को एक साइड कर लूं तो आई कैन राइट sin i
by sin r is equal to mu2 divided by mu1. We already studied that कि हमारा ये mu2 और mu1 जो है बेटा, ये म्यू का फॉर्मूला लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था. हम लोग इसको आराम से c डिवाइडेड बाई v1 और c डिवाइडेड बाई v2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. c तो दोनों जगह पे है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई विल राइट हियर v1 डिवाइडेड बाई v2. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस? दिस इज स्पीड इन मीडियम नंबर 1. This one is speed in medium number 2, and we know that v can be represented as f multiplied by lambda. f in the both the cases same, source same है बेटा, तो f की value same होगी. So you can remove this f and you can write lambda 1 by lambda 2. These are the few things which you should remember. Okay, ये चीजें आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो. Hopefully the things are clear. Now should we move for the next one? ओके बेटा, अब आगे आते हैं. अब जो आप लोग डेंसर रेयरर की बात कर रहे थे, अब मैं उसकी बात करना शुरू करता हूँ, है ना. सेकेंड पॉइंट की तरफ आपको लेकर आता हूँ. डेंसर और रेयरर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? ऑलवेज बेटा, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वो मीडियम डेंसर है, और जहां पे हमारे म्यू की वैल्यू हमारी कम है, वो बताता है कि वो मीडियम रेयरर है. बहुत इजीली समझ सकते हो इस तरह से कि लाइट कितनी ईज के साथ मूव कर सकता है, कितनी ईज के साथ मूव कर सकता है. इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करते हैं. इफ हमारी ईज जो है बेटा वो बहुत अच्छी है, मतलब बहुत आराम से लाइट मूव कर रहा है, मींस जो हमारा मीडियम है वो रेयरर है. अगर लाइट को मूव करने में प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, इट मींस मीडियम इज रिलेटिवली डेंसर. आराम से इस बात को हम दिमाग में रख सकते हैं. तो स्पीड हमेशा डेंसर में कम होनी है और रेयरर में ज्यादा होनी है. ये बात अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए. तो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट पॉइंट, इफ rays are moving from rarer to denser. ओके, इस बार रे कहां से कहां मूव कर रही है बेटा? रेयरर से डेंसर की तरफ जा रही है. बेटा रेयरर और डेंसर, अगर आप इस वर्ड को समझो बेटा, रेयरर का मतलब क्या है? आप किस तरह के डिग्री की बात कर रहे हो? यहाँ पे कंपैरिजन की बात कर रहे हो ना. रेयरर का मतलब क्या हुआ? दो का कंपैरिजन कर रहा हूं, उनमें से एक जो है वहां पे हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है. डेंसर का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के कंपैरिजन में दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है. तो यहाँ पे इन बिटवीन की तो कोई बात होगी नहीं, है ना. होपफुली द थिंग इज क्लियर. तो ये वर्ड ही क्या है? दो को कंपेयर करने के काम आ रहा है. ओके बेटा. हाय अभिलाषा, तो लेट नहीं करना था बेटा, चलो जल्दी से देखते हैं. तो आई एम शोइंग यू दिस इज द मीडियम बाउंड्री एंड अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन इट. मैं मान रहा हूँ कि एक लाइट रे क्या हो रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई. एज इट इज रिटन हियर, द फर्स्ट मीडियम इज रेयरर वन. मैं यहाँ पे पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ बेटा. आई एम ड्रॉइंग द नॉर्मल फर्स्ट. दिस वन इज नॉर्मल, एंड आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन दिस मीडियम द रे जस्ट बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ पे क्या होगा बेटा? ये थोड़ा सा किसकी तरफ बेंड कर जाएगा? नॉर्मल की तरफ. मैं इसको मैथमेटिकली दिखा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पे लिख के बताऊंगा बेटा. रेज आर कमिंग फ्रॉम mu1 and it is entering into mu2. mu1 is basically, it is given, it is rarer, and this one is denser. means इस चीज को आप कैसे दूसरी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? You can write mu2 is greater than mu1. Hopefully the thing is clear. So this angle is equal to I here, this angle is equal to R here. So I will write mu1 by mu2 is equal to sin R divided by sin I. And according to our concept, this value is less than 1. हमने क्या लिया है? mu2 बड़ा है, mu1 छोटा है. मुझे क्या लिखना चाहिए कि ये less than 1 है. And if it is less than 1, you can write sin
R is less than sin I, और यू कैन से I is greater than R. मतलब हमने देखो बेटा यहाँ पे आप उल्टा लिख रहे हो बेटा, प्रिया आप उल्टा लिख रहे हो, है ना, एक बार चेक कर लो आप, है ना, μ1/μ2 मैंने लिखा है, आप एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है। तो हमारा आई जो होगा बेटा वो बड़ा होगा, आर हमारा क्या होगा, रिलेटिवली छोटा होगा, और अगर आर छोटा है हमारा, इट मींस आई विल से रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या ये बात आपके दिमाग में चली गई बेटा कि अगर हमारा रेयरर से डेंसर में इंटर होता है कोई भी रे, तो हमेशा वो नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड हो जाएगा, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स क्या होना चाहिए, अगर हम डेंसर से रेयरर की तरफ लेकर जाएंगे तो इट विल मूव अवे। यही पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं बेटा, जल्दी से लिख लेते हैं इसको, तो अब इसमें मैं टाइम नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी से लिख दे रहा हूँ सेकेंड पॉइंट को। सेकेंड पॉइंट इज ray is moving from denser to rarer medium, denser to rarer medium. Okay, here this time I am drawing a simple medium boundary, a light ray is incident on it. Okay, a light ray is incident on it at some angle, and after incidenting on it, it will move away from the normal. Here I am showing it is moving away from the normal like this. This time this angle is equal to I, this angle is equal to R, and you can easily say that बेटा, आप यहाँ पे आराम से क्या कह सकते हो कि हमारा जो लाइट रे है वो हमारे नॉर्मल से आगे जा रहा है। किसी को अगर मैथमेटिकली समझने का मन हो जाए, उसे लगे कि नहीं मुझे मैथमेटिकली समझना है इसे, यू कैन इजिली राइट इट मैथमेटिकली। आप लिखोगे बेटा साइन आई बाई साइन आर, ये है क्या हमारे पास, this one is basically mu2 divided by mu1, and as I told you it should be less than 1 this time, so you should write r is greater than I. Ray will move away from the normal. बेटा देखो आप, मैं बार बार इसलिए इसको आपको दिखा रहा हूँ कि μ1 बड़ा μ2 छोटा, आप दिमाग में सेट कर लो, कोई भी लिखा हुआ हो घबराना नहीं है, कभी μ1 ऊपर कभी μ2 नीचे, तो आपको अकॉर्डिंगली साइन आई साइन आर की पोजीशन को चेंज कर देना है ना, तो इससे टेंशन नहीं लेना है कभी। इन फर्स्ट केस μ2 इज ग्रेटर देन μ1, क्या बोल रहे हो बेटा, फर्स्ट केस में ऐसा क्यों था बेटा, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारा मीडियम पहला μ1 रेयरर है और μ2 क्या है, डेंसर है, डेंसर मीडियम हैज ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग μ2 इज ग्रेटर देन μ1। एंड इन सेकंड केस बेटा हमें बोला गया है कि हमारी रे जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयरर में आ रही है, इट मींस बेटा μ1 इज ग्रेटर देन μ2, है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, ये मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, दिस मीडियम इज रेयरर मीडियम, so light ray is moving from denser medium to rarer medium, so this time rays will move away. Hopefully the thing is clear. बेटा I have to stop my video for a minute बेटा, है ना, 1 मिनट के लिए मुझे रोकना पड़ेगा क्लास को, है ना।
Yes, Samika. Soham, you can take ratio according to sin A. बेटा आप लोगों को लगता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इस रेयरर और डेंसर में, मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ। जस्ट बेटा ध्यान से देखो, मैंने लिखा म्यू टू बड़ा है म्यू वन छोटा है, मतलब म्यू टू डेंसर है और म्यू वन क्या है, रेयरर है। म्यू टू डेंसर है, म्यू वन रेयरर है, मीन्स म्यू वन की वैल्यू कम है, म्यू टू की वैल्यू ज्यादा है ना? क्या अभी भी क्लियरिटी नहीं आई है? मैंने यहाँ पे इसीलिए जब म्यू वन बाई म्यू टू लिया है बेटा, यहाँ जब मैंने म्यू वन बाई म्यू टू लिया है तो हमारे म्यू वन की, अच्छा अच्छा ओके, हाँ ठीक तो है बेटा, इट इज लेस देन वन। मैंने बोला बेटा म्यू वन की वैल्यू अगर छोटी है, म्यू टू की वैल्यू बड़ी है, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या वन से छोटी हो जाएगी अगर आप इस रेशियो की बात करो तो। इज दिस रेशियो इज लेस देन वन, यही काम हमने किया बेटा, इट इज लेस देन वन, इट इज टेकन लेस देन वन दिस टाइम। ठीक है, इन सेकेंड केस हमने यहाँ पे म्यू टू बाई म्यू वन लिया है, दिस टाइम म्यू वन इज ग्रेटर, म्यू टू इज स्मॉलर, दैट्स वाई बेटा ये तो जस्ट उल्ट, अभी भी आप लोग लगता है देखो एक बार फॉर्मूला यूज कर लो तो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा आसानी रहेगी। बेटा म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, है ना? तो अगर आप म्यू वन बाई म्यू टू लिखते हो तो इट इज साइन आर डिवाइडेड बाई साइन आई। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया करो ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। म्यू वन और साइन आई देखो बिल्कुल अपोजिट साइड्स में है, ऐसे ही बेटा म्यू टू और साइन आर भी है आपका। तो होपफुली अब आपके दिमाग में क्लियर हो गया। सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नो डिफ्लेक्शन। तो नो डिफ्लेक्शन के लिए क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? मैंने आपको अभी बताया बेटा, ये बताता है कि कितने ईज के साथ हमारा कौन सा, हमारी लाइट रे किस तरह से मूव कर सकती है ना? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बस ये बताने के काम आती है कितने ईज के साथ किस मीडियम में, किस ट्रांसपेरेंट मीडियम में हमारे लाइट की ट्रैवलिंग हो रही है। मैक्सिमम स्पीड लाइट की क्या हो सकती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तब होगी जब वैक्यूम होगा। इसके बाद अगर किसी भी मीडियम में हम जाएंगे तो हमें हमें जो है कुछ ना कुछ टर्बुलेंस मिलता जाएगा, जिससे हमारी स्पीड जो है वो कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे हम डेंसर मीडियम की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा ईज जो है बेटा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। होपफुली द थिंग इज क्लियर नाउ, है ना अपूर्वा? क्या इसका सिग्निफिकेंस समझ आ गया बेटा? ट्रांसपेरेंट इसलिए बोला मैंने क्योंकि अदरवाइज ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो फिर आप देख कैसे पाओगे उसे? क्या आप उसको विजुअलाइज कर पाओगे? इफ देयर इज ओपेक मीडियम, क्या उस ओपेक मीडियम में लाइट की ट्रैवलिंग होगी, आपको पता चलेगा क्या? नहीं होगा ना। तो इसलिए हमने ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात की है। तो हम आते हैं नो डिफ्लेक्शन की बात करते हैं। देयर आर टू सिचुएशंस इन विच द लाइट रे विल नॉट डिफ्लेक्ट एट ऑल, है ना? तो फर्स्ट सिचुएशन है हमारा इन द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। बिल्कुल सही आंसर था आपकी तरफ से। इफ द इंसिडेंस इज बेसिकली नॉर्मल, लाइट रे इज जस्ट एंटरिंग नॉर्मली, देन वैसे केस में हमारा किसी तरह का कोई डेविएशन नहीं देखने को मिलेगा। एंड इन द सेकेंड केस वी कैन से, आप लोगों ने इसका आंसर भी बिल्कुल सही दिया है बेटा, इफ म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, if both the mediums are same, then in that case also beta there will be no any deviation। ठीक है, ऐसे तो ग्रेजिंग इंसिडेंट्स में भी होता है, बट ग्रेजिंग इंसिडेंट्स का यहाँ कोई मीनिंग नहीं होगा, है ना? तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन? टिल नाउ द थिंग्स आर क्लियर? ओके, सो नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज, अगला पॉइंट लेते हैं बेटा। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं बेटा, रिफ्लेक्शन कहाँ बोला? लाइट रे विदाउट डेविएशन मूव कर जाएगी, है ना? जरूरी थोड़ी ना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है अगर हमारा, तो मीडियम जो, मतलब जो भी सब्सटेंस आपने लिया था वो सेम है। हो सकता है एक दूसरी क्वालिटी का ऑयल हो, एक अदर क्वालिटी का ऑयल हो, है ना? दोनों अलग अलग क्वालिटीज का ऑयल हो, बट दोनों का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो वो सेम हो। इट मे बी पॉसिबल ना?
ठीक है, चलो फिर तो आगे आते हैं बेटा. आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. हम लोग यहाँ लिखने जा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन. Angle of deviation this time. It is represented as delta here. I am representing it as delta here. हाँ एग्जैक्टली बेटा कह सकते हो. आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? क्यों नहीं हो सकता दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम बेटा? दो का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों नहीं सेम हो सकता? एक लॉजिक मुझे इसके लिए बताओ. कोई लॉजिक होगा ना इसके पीछे. दो मीडियम ऐसे हैं जहां पे एक ही ईज के साथ हमारा हमारा लाइट रे मूव कर सकता है, तो दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगी, है ना. पॉसिबिलिटीज तो ऐसी बन सकती है, बनाई जा सकती है. तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं. मैं एंगल ऑफ डेविएशन को ध्यान से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखना बेटा. दोनों तरह के सिचुएशंस को मैं ले लेता हूं. मैंने ले लिया, मान लो फर्स्ट सिचुएशन को, यहाँ पे लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस and after that moving away. This time light ray is incidenting on the surface and after that it is just moving towards the normal. इस बार ये normal की तरफ चला है बेटा. In both the cases we are interested in finding the value of delta. कैसे निकाल सकते हैं देखते हैं हम. ये रे हमारा इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड है. This one is incident, this one is refracted. Here I am writing the medium mu1, mu2. Here you are also writing the medium mu1 and mu2. Okay. So now try to solve the question. कैसे कर सकते हैं देखते हैं. This angle is I here and here this angle is equal to R. This angle is equal to I. This one is R. अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे की ट्रैवलिंग कैसी होती, क्या हम दिखा सकते हैं? इफ ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे सीधे सीधे क्या इसी लाइन के अलोंग आगे बढ़ गया होता? इज इट ओके? क्या अगर ये लाइट रे नहीं होता तो इसका मूवमेंट जो है बेटा क्या इसी तरह से इस रे के अलोंग हो जाता क्या, है ना. इट मींस इसके होने के कारण यहाँ पे डेविएशन हमें देखने को मिला एंड दैट डेविएशन इज डेल्टा हियर. इसी को हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा. एंड डेल्टा इज द होल एंगल वाज इक्वल टू, होल एंगल आर है हमारे पास, और अगर हम इसके जस्ट अपोजिट वाले सिर्फ इतने एंगल की बात कर लें, सिर्फ इतने एंगल की बात कर लें, दिस वन इज बेसिकली आई. सो वी शुड राइट आर माइनस आई इज द आंसर. होपफुली द थिंग इज क्लियर. पूरा एंगल क्या है बेटा, आर हो चुका है, होना क्या चाहिए था, आई. इसका मतलब क्या है, जो हमारा डेविएशन है इट इज आर माइनस आई. अगर मैं इसी सिचुएशन को दूसरे केस में देखूं बेटा, दिस टाइम रे को कुछ इस तरह से मूव कर जाना चाहिए था. इट शुड मूव इन दिस डायरेक्शन, है ना. हमारा मूवमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में हो जाना चाहिए था. बट क्या लाइट रे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है? आंसर इज नो. आंसर जो है बेटा वो नो है. तो इस बार मैं क्या बोलूंगा, दिस टाइम द आंसर फॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई माइनस आर. होपफुली द थिंग इज क्लियर. ओके. तो पूरा एंगल मान लो बेटा आई की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री होती, अब वो 30 डिग्री रह गई, तो डेविएशन क्या हुआ, 60 माइनस 30 दैट इज 30. इन फर्स्ट केस initially let us assume that I was equal to 45 degree and R is equal to 60 degree. So this time angle of deviation is equal to 60 degree minus 45 degree, that is 15 degree. So as a whole you can write this delta is nothing but R minus I or I minus R and I am putting a mod sign here. ये mod sign इसको generalize कर दे रहा है बेटा. अब ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूले की तरह काम में ले सकते हो. जो बड़ा हो जो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, चिपका देना, इससे आपका आंसर आ गया. होपफुली द थिंग इज क्लियर. एवरीवन, इज दिस पॉइंट इज क्लियर? इफ देयर इज मोर देन वन सरफेस देन व्हाट विल हैपन? जनरल में मैंने मॉड लगा दिया बेटा. मॉड लगाने का मतलब आई बड़ा है तो भी पॉजिटिव आंसर, आर बड़ा है तो भी पॉजिटिव आंसर. यस एग्जैक्टली बेटा, है ना. मॉडुलस लगा दिया हमने जिससे हमारा ये जनरलाइज्ड हो गया, कहीं भी यूज कर सकते हो, है ना. आई माइनस आर क्यों नहीं किया, आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी. आप आई माइनस आर भी लिख सकते हो, है ना, कोई परेशानी नहीं है उसमें. दोनों सेम ही है ना, रिजल्ट तो सेम ही आना है.
ठीक है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, है ना, नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं यहाँ से। एंगल ऑफ डेविएशन के बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, दैट इज अपैरेंट डेप्थ। ओके, तो यहां से हम लोग समझना शुरू करते हैं व्हाट इज अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट नाम से ही क्या समझ में आ रहा है, जो अपीयर हो रहा है, इट इज नॉट एक्चुअल वन, इट इज एक्चुअली अपीयरिंग। जो अपीयर हो रहा है हमें, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इफ वी हैव चेंज इन मीडियम, देन इन दैट केस हाउ द अपीयरिंग डेप्थ विल चेंज। अपीयरिंग डेप्थ कैसे चेंज हो सकती है। अच्छा, मैंने दो सरफेसेस के बारे में जो बोला, ओके ओके, क्या करूं, जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, फिर है ना, इस हेडिंग से पहले दो सरफेस को दिखा देता हूं। मेरे एक्चुअल में आपका क्वेश्चन अचानक से ब्लिंक कर गया तो मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी फॉर दैट, है ना। मुझे इस लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट बताते समय ये चैट ब्लॉक करके रखना पड़ेगा, अदरवाइज कभी कभी ये डिस्टर्ब कर जाता है ना, फ्लो बिगड़ जाता है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, हमारे पास मान लो कि ये दो तीन मीडियम्स दी हुई है अलग अलग, है ना, अलग अलग मीडियम्स दी हुई है। आई एम राइटिंग कि हमारा फर्स्ट मीडियम म्यू वन है, सेकेंड वन इज म्यू टू, थर्ड वन इज म्यू थ्री, फोर्थ वन इज म्यू म्यू फोर। तो ऐसे केस में अगर हम बहुत सारे सेवरल सेवरल यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हाउ वी कैन डील विथ सच टाइप ऑफ सिचुएशंस, है ना, कैसे निकालेंगे। मान लो कि एक रे जो है फर्स्ट में मुझे बोला गया, जो फर्स्ट रे था हमारा वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है या डेंसर से रेयरर में जा रहा है, मतलब सब में अलग अलग सिचुएशंस है हमारे पास, है ना। सिचुएशंस हमारे पास क्या है बेटा, सब में अलग अलग है। मान लो यहाँ से एक रे आई है, ये इस बार नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, दिस टाइम व्हाट विल हैपन, इस बार क्या हुआ, ये इस बार नॉर्मल से अवे चली गई, दिस टाइम अगेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से ये नॉर्मल की तरफ चली आई। तो ये तो कंपैरिजन है ना, तो किसी तरह से मूवमेंट इसका हो सकता है। तो अगर मुझे इस तरह से मल्टीपल रिफ्लेक्शंस को डील करना हो, तो हाउ आई कैन डील विथ द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ऑलवेज मेरी एक बात दिमाग में गार्ड बांध लेना बेटा, है ना। मैं अभी डेल्टा की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। अगर आपको कभी भी ऐसे सिचुएशन को डील करना पड़े, तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप हमेशा इंसिडेंट वाले मीडियम को और उसके एंगल को, और बाहर निकलने वाले मीडियम को और उसके एंगल को ध्यान में रखना। बाकी सब मोह और माया के लिए दिया हुआ है, उसका और कोई ज्यादा यूज होने वाला नहीं है, है ना। यहाँ पे बाकियों का यूज नहीं होने वाला है। मैं ऐसा आपको करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, है ना। आई एम जस्ट टेकिंग फ्यू एंगल्स। मैं सबसे पहले इस एंगल को ले रहा हूँ बेटा, दिस वन इज कंसिडर्ड एज आई। मैं इस वाले एंगल को बेटा R2 मान लेता हूँ। यहाँ पे जो एंगल आ रहा है इसको मैं R3 मान लेता हूँ, एंड फाइनली विच विच इज कमिंग आउट इज R4। कोई दिक्कत तो नहीं है लेने में। अब देखो बेटा, सरफेस नंबर वन पे आप क्या लिखते हैं, म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन R2। आर यू अग्री विथ मी और नॉट, अग्री करोगे। दिस वन इज माई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे की बात करते हैं, सेकेंड पे देखते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास रे जो आ रही है बेटा, दिस वन इज म्यू टू मीडियम से आ रही है, और मैं यहाँ पे साइन R2 लिख सकता हूँ बिकॉज दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल टू R2। सो इट शुड बी रिटन एज म्यू थ्री इंटू साइन R3। होपफुली द सेकेंड वन इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ कम टू द थर्ड सरफेस। यहाँ बेटा इस एंगल को आप R3 मान सकते हो, जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है, दिस वन इज ऑल्सो R3। So you should write mu 3 into sine R3 is equal to mu 4 into sine R4। अब देखो जो मैं बात बोल रहा था क्या वही निकल कर आई। ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल। ये दोनों क्या है, इक्वल। इसका मतलब इसको और इसको आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। कह सकते हो क्या,
यू कैन से लाइक दिस, आप क्या ऐसा कह सकते हो, है ना? सो द आंसर इज μ1 sin I is equal to μ4 sin R4. होपफुली द थिंग इज क्लियर। मैंने अभी आपको क्या बोला कि हमारे पास बेटा अगर इस तरह से बहुत सारे मीडियम्स दिए हुए हों तो बीच वाले मीडियम्स मोह और माया को बस बताने के लिए है ना? अदरवाइज वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन द फर्स्ट मीडियम एंड द लास्ट मीडियम, द मीडियम फ्रॉम विच light ray is coming and the medium from which the light ray is moving out or coming out. These are the two important ones, other ones are not for our use. And just beta keep one thing in your mind also, and one more thing in your mind, that if mu1 and mu4 is same, पहले भी एयर था, लास्ट में भी एयर है, देन द रेज विल पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों रेज क्या होंगी बेटा? पैरेलली ही निकल जाएंगी, उनमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पे आप लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी को भी समझ सकते हो कि इफ यू आर इंसिडेंटिंग अ रे फ्रॉम वन साइड, यहाँ से आप एक जगह से एंटर करा रहे हो और वो फाइनली इस जगह से बाहर निकल रही है, आप अगर नीचे से उसी लाइट रे को सेम एंगल पे इंसिडेंट कराओगे तो वही लाइट रे जहां से अभी एंटर हुई थी उसी जगह से सेम एंगल पे बाहर निकल जाएगी। क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको हम लोग आराम से दिमाग में रख सकते हैं, है ना? तो मैंने बेटा लास्ट पॉइंट में ये बोला कि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मैंने यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्चुअली इट इज अ थियोरेटिकल पार्ट, आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस। उसे दो जगह पे एक्सप्लेन करते हैं, पहला रिफ्लेक्शन में, दूसरा रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में यहाँ से आराम से समझ सकते हैं कि अगर मैं μ1 वाले मीडियम से किसी लाइट रे को आई एंगल पे इंसिडेंट करा रहा हूँ, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द फोर्थ मीडियम एट एन एंगल ऑफ R4, देन इफ यू आर इंसिडेंटिंग, आप यहाँ पे इंसिडेंट कराते बेटा किसी लाइट रे को R4 एंगल पे फ्रॉम मीडियम नंबर 4, इट विल कम आउट with the angle I from the medium number 1. Now it is fine. अगर हम लोग बेटा इसी चीज को रिफ्लेक्शन के केस में कहते तो बोलते अगर मैं किसी लाइट रे को इंसिडेंट कराऊं और वो हमारे मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस आ जाएगा, सेम पाथ पे वापस चला आएगा। इसको भी हम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी के नाम से जान सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के केस में ये लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी है, इसको हम लोग दिमाग में बिठा सकते हैं। डन फॉर एवरीवन? सो नाउ अब आगे के लिए रेडी हैं सर? तो हम लोग आते हैं बेटा अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, मैं जितने कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ इन पे क्वेश्चन भी दूंगा आपको, इसलिए घबराना नहीं कि सर ने क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। आई विल टेक क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट जस्ट बेटा लेट मी एक्सप्लेन द थ्योरी पोर्शन फर्स्ट, है ना? एक एक करके समझते चलते हैं। So I am writing apparent depth and apparent shift. First I am starting with apparent depth. ऐसे आप इसको apparent depth कह रहे हो बेटा, इसके जगह पे हम लोग इसको सिंपल वे में रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस भी कह सकते हैं। वो तो मैंने शुरुआत में ही हेडिंग दे दिया था, शुरुआत में हेडिंग यही दिया था ना हमने, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस है। अच्छा नहीं दिया है अभी? ओके कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जो हेडिंग दे रहे हैं बेटा, इस हेडिंग को मैं थोड़ा चेंज करके रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस भी कह सकता हूँ। तो इसके अंदर इसको सब हेडिंग में हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना? मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गया होगा, समझते हैं। ऐसे कुछ खतरनाक सी चीजें नहीं है, बहुत आसान सी बात है, नॉर्मल ऑब्जर्वेशंस है। मैंने बोला बेटा मीडियम 1 से आई एंगल पे इंसिडेंट कराया, मीडियम 4 से R4 पे निकलेगा। मीडियम 4 से बेटा अगर आप R4 पे एंट्री कराओ तो वो मीडियम 1 से आई एंगल पे निकलेगा। इसे हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहेंगे। ओके भावना, इट इज फाइन बेटा? ओके, सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस बहुत नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है।
घर में बकेट है बेटा, उसमें कॉइन डाल दो, खाली बकेट में कॉइन डाल दो, पहले उसका कुछ डेप्थ दिखाई देगा, बाद में बेटा उसमें वाटर फिल कर दो, क्या आपको वो सेम प्लेस पे दिखाई देगा? ऊपर से देखोगे तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा ऊपर है। यही है, नाम भारी भरकम सा दे दिया, कुछ सा बोल दिया, कुछ कुछ बोल दिया, है क्या? सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है। कैसे निकाल सकते हैं? मैथमेटिकली इसके लिए फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना? उसकी वैल्यू के लिए बेटा हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर लेते हैं, है ना? ठीक है, ध्यान से देखा जाए बेटा क्या है। हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपेरेंट डिफ्थ इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आई एम टेकिंग अ मीडियम बाउंड्री फर्स्ट। मैं यहाँ पे पहले एक मीडियम बाउंड्री ले लेता हूँ। मैं मानता हूँ बेटा, है ना, कि हमारा एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी मीडियम में यहाँ कहीं पे प्लेस्ड है। ओके, यहाँ से एक लाइट रे हमारी मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट हो रही है, कुछ इस तरह से मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट हुई। मीडियम बाउंड्री पे इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ? मीडियम बाउंड्री पे जब ये इंसिडेंट हुई तो यहाँ से रिफ्रैक्ट कर गया। अब यहाँ पे दो एजम्पशंस हमारे सामने आते हैं बेटा, यहाँ दो एजम्पशंस आते हैं। आप मानो कि टुवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है ना? तो मैं एक नॉर्मल सा ऐसे ही परसेप्शन लेके सॉल्व कर दे रहा हूँ, है ना? बाद में फॉर्मूलों को एस्टैब्लिश कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सा परसेप्शन लेके इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ कि हमारा अभी ये अवे चला जा रहा है ना? नॉर्मली मैंने मान लिया, बस ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमेशा अवे ही जाएगा, ये मान लिया कि अवे जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? ध्यान से समझेंगे। आई एम ड्रॉइंग अ सिंपल लाइन फर्स्ट हियर। मैं एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, है ना? एक ऐसे ही मैंने ये नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ की है। पहले एकदम बस समझना बेटा पहले, है ना? फिर दिमाग लगाना। अगर नहीं समझ में आए मेरे खत्म करने के बाद टॉपिक को, तब मुझसे डाउट्स पूछना, अभी नहीं पूछना। 1 मिनट बस मुझे कंप्लीट कर लेने दो पहले, ठीक है ना? मैं बोल रहा हूँ ये हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है? ये हमारे पास हमारा क्या था? हमारा ऑब्जेक्ट था। हमारा ऑब्जर्वर जो है बेटा, वो हमारा कहीं, ये जो मैंने अभी ब्लू वाली डॉटेड लाइंस बनाई है ना, ये ब्लू वाली डॉटेड लाइंस के पास था। मान लो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट था और हमारा ऑब्जर्वर अभी जो मैंने ब्लू वाली डॉटेड लाइंस बनाई थी वो इस प्लेन में कहीं पे था, यहाँ कहीं पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ। आप सोच के देखो बेटा, रे यहाँ से चली है ना? ये हमारे ऑब्जर्वर के पास यहाँ पे पहुंची है, ये हमारे ऑब्जर्वर के पास बेटा यहाँ पे पहुंची है ना? बट क्या ऑब्जर्वर को लग रहा होगा कि रे यहाँ से आ रही है? नहीं ना। ऑब्जर्वर को क्या लग रहा होगा कि रे इज कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स, रे हमारी कहीं और से आ रही है। कहाँ से आ रही है बेटा? उसको लग रहा होगा कि रे इज कमिंग फ्रॉम हियर, रे यहाँ कहीं से आ रही है। ऐसा ही फील हो रहा होगा ना? मैं थोड़ा सा बेटा इस साइड की लाइन को डॉटेड बना दूं। डॉटेड बनाने के लिए एक ही उपाय है अपने पास, थोड़ा बहुत इसके कलर को उड़ा देते हैं, है ना? डन। तो रे एक्चुअल में बेटा कहाँ से जा रही थी? इस ऑब्जेक्ट वाले पोजीशन से। बट सामने वाले को कहाँ लग रहा है बेटा? इट इज कमिंग फ्रॉम हियर। तो दिस वन इज ऑब्जेक्ट, और ये जो दूसरा वाला पोजीशन है इसको क्या मैं यहाँ पे इसका इमेज कह सकता हूँ? हाँ या ना? रे जहां से चली है वो ऑब्जेक्ट है, रे जहां से आती हुई दिख रही है हमारे किसको? ऑब्जर्वर को, वो क्या है हमारा? वो हमारा इमेज है। क्या ये लेने में कोई दिक्कत है? आई एम टेकिंग दिस डेप्थ इज इक्वल टू डी ओ, और यहाँ जो दूसरा डेप्थ है बेटा, इस डेप्थ को मैं यहाँ पे क्या मान रहा हूँ? दिस वन इज कंसिडर्ड एज डी आई। क्या ये दोनों चीजें ली जा सकती हैं एवरीवन? नाउ आई एम राइटिंग द मीडियम। यहाँ पे मैं बेटा इसको म्यू ऑब्जर्वर कह लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको म्यू ऑब्जेक्ट कह लेता हूँ। जिस साइड ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट का मीडियम, जिधर ऑब्जर्वर रखा है वो ऑब्जर्वर का मीडियम। क्या यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में कहीं कोई परेशानी किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम एट एनी प्लेस? नो। नाउ आई एम जस्ट ड्रॉइंग अ सिंपल लाइन। मैं एक सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, सिंपल सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लाइन हमारे इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन में बस रख ले रही है ना, कि दोनों एक लाइन में। ठीक है, नाउ आई एम जस्ट राइटिंग वन मोर थिंग।
लेट अस अज्यूम दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x। ये डिस्टेंस क्या है हमारे पास, x है। आगे की बात करते हैं। मैं प्रूफ करके निकाल रहा हूं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता था। I can directly write the formula that di is equal to do mu observer divided by mu object। ये कैसे मैंने लिखा है ये आपको बस समझा रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट कि आप कभी आगे फंसो तो निकाल सको उसे, है ना। मैं मान रहा हूँ बेटा कि जो ऑब्जेक्ट से रे एंगल बना रही थी, दिस एंगल इज इक्वल टू आई, एंड जो हमारा बेटा अब रिफ्रैक्टेड रे जो बना रहा है, दैट पर्टिकुलर एंगल इज इक्वल टू आर है। आराम से माना जा सकता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन लेट इस पॉइंट को अज्यूम करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये एंगल भी अब ऑटोमेटिकली अपने पास आर है ना। मैं सबसे पहले लगा रहा हूं यहाँ पे स्नेल्स लॉ। आई एम जस्ट अप्लाइंग द स्नेल्स लॉ फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आप क्या कह सकते हो? यू कैन राइट μ1 sin i, एक्चुअली आई शुड राइट म्यू ऑब्जेक्ट, है ना ये म्यू ऑब्जेक्ट sin i इज इक्वल टू म्यू ऑब्जर्वर sin r। क्या आप सभी अग्री करते हो इससे? अग्री करते हो? आगे के पॉइंट पे आते हैं। इफ आई एंड आर आर वेरी स्मॉल, एक छोटा सा मैथमेटिकल एजम्पशन होता है बेटा, क्या हम साइन आई को ऑलमोस्ट टैन आई और साइन आर को ऑलमोस्ट टैन आर लिख सकते हैं क्या? क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ऑलमोस्ट, है ना। अब आप मुझे इस डायग्राम को देखना थोड़ा ध्यान से। हम लोग एक ट्रायंगल पहले अज्यूम कर लेते हैं। मान लो बेटा जो मैं ट्रायंगल दिखा रहा हूं आपको, उसके लिए आप मेरे पेन के कलर्स को ध्यान देना, है ना। वेरी स्मॉल एंगल पे बेटा मैं एक पॉइंट ये अज्यूम कर रहा हूं, दूसरा पॉइंट ये अज्यूम कर रहा हूं, और तीसरा ये अज्यूम कर रहा हूं। क्या ये तीनों पॉइंट्स मिलकर एक ट्रायंगल मान सकते हैं? क्या इन तीनों पॉइंट्स को मानकर हम एक ट्रायंगल ले सकते हैं? दिस एंगल इज इक्वल टू आई इन दैट केस। अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा। मैं tan i की वैल्यू यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे सजेस्ट करो बेटा। tan i कैन बी रिटन एज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज x डिवाइडेड बाय डी आई, सॉरी x डिवाइडेड बाय डी ओ। क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है? सिमिलरली अगर मैं tan r को लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको x डिवाइडेड बाय डी आई से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? नाउ रिप्लेस दिस वैल्यूज इन द ओरिजिनल इक्वेशन। अब आप क्या करो बेटा, इनको ओरिजिनल इक्वेशन में रिप्लेस कर दो। You can write mu object multiplied by x divided by do is equal to mu observer into x divided by dy. This x will be cancelled out, and you can write this di is nothing but do into mu observer divided by mu object. Is it fine to you or not? tan r रिपीट कर दूं, tan r मैंने ऐसे कुछ बताया नहीं था, मैं डायग्राम में दिखा देता हूँ उसको भी, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आई एम टेकिंग, मैं बेटा जो कलर ले रहा हूँ ध्यान से देखना इसे। मैं जब tan r की बात कर रहा हूँ तो आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, ये पॉइंट लिया बेटा, ये पॉइंट लिया और ये पॉइंट लिया, ये तीन पॉइंट्स मैंने लिए। तो इससे ये जो एंगल अभी बना है बेटा, क्या इस एंगल को मैं r से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? दिस वन इज बेसिकली r। नाउ इज इट फाइन? जैसे आपने tan i निकाला बेटा, वैसे ही आप tan r निकाल सकते हो। होपफुली द डायग्राम इज क्लियर टू यू नाउ। अपूर्वा क्लियर है बेटा? ओके। तो मैंने आपको बस जो बातें बोली है मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज ये थोड़ा लंबा चला गया था, ऊपर से पार हो जाएगा, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। अगर लाइट रे हमारी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल रही है और मीडियम को क्रॉस करते हुए बाहर जा रही है, तो ऑब्जर्वर को ये जरूरी नहीं है कि वो सेम पॉइंट पर दिखाई दे। इट मे बी पॉसिबल इट्स पोजीशन लुक्स एट द सम अदर पॉइंट, कहीं और दिखाई देगी। जहां वो दिखाई देगी हम लोग उस पोजीशन को उसका इमेज कहेंगे, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस होगा हमारे सरफेस से, इमेज का भी डिस्टेंस होगा हमारे सरफेस से और मीडियम बाउंड्री से। हम एक को डीओ और एक को डीआई मान लेंगे। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को डीओ मान लेंगे
इमेज के डिस्टेंस को di से रिप्रेजेंट कर लेंगे. नाउ यू कैन इजीली रिलेट देम विद द फॉर्मूला di is equal to do mu ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय mu ऑब्जेक्ट. आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आएंगे, सवालों का जवाब मैं आपको एक एक करके देता चला जाता हूँ, है ना. इन सवालों का जवाब मिल जाएगा तो आपको भी थोड़ा सा शांति मिल जाएगा कि हाँ सर ने जो पॉइंट्स बोले हैं उसको मैं आराम से वैलिडेट कर सकता हूँ. मैं मान लेता हूँ बेटा सबसे फर्स्ट केस में, है ना, म्यू ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन म्यू ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर बैठा है बेटा एयर में, ऑब्जेक्ट रखा है हमारा कहा वाटर में. क्या आंसर आना चाहिए था? मैं यहाँ क्या लिखता, di इज इक्वल टू do म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट. क्या ऐसा ही लिखता मैं? म्यू ऑब्जर्वर, म्यू ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है बेटा म्यू ऑब्जर्वर से, हमारा डिनोमिनेटर बड़ा है, हमारा न्यूमरेटर छोटा है. क्या इस वैल्यू को मैं लेस देन 1 कह सकता हूँ? और अगर ये लेस देन 1 है तो आई कैन राइट di इज लेस देन do. क्या ये पॉइंट क्लियर है या नहीं है? हाँ बेटा, आप इसको केस समझ सकते हो, है ना. दो ही केस होने वाली है यहाँ पे, आप इसको केस समझ सकते हो. आप मान लो बेटा आपने क्या किया है, आपने सिंपली ऑब्जर्वर के मीडियम को मान लिया है एयर और ऑब्जेक्ट के मीडियम को मान लिया है बेटा वाटर. तो हम जानते हैं हमारा एयर जो होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा मुझे 1 लेना पड़ेगा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे 4/3 लेना पड़ेगा. लेना पड़ेगा क्या? नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज. मैं लिख देता हूँ di इज इक्वल टू do म्यू ऑब्जर्वर इज 1, म्यू ऑब्जेक्ट इज 4/3, so the value is 3d naught divided by 4. Are you able to understand the point or not? क्या आप अब समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते बेटा? मैंने बोला हमारी जो लाइट रे है वो कॉइन से निकल कर जा रही है जो कि हमारा वाटर में रखा है. कहाँ जा रही है? एयर में जा रही है. वैसे केस में कॉइन मुझे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, देखो 3d0/4 पर दिखाई देगा. दूसरा है बेटा, इसी का सेकंड सिचुएशन है. आई एम टेकिंग द सेकंड कंडीशन व्हेन म्यू ऑब्जर्वर इज ग्रेटर देन म्यू ऑब्जेक्ट. आप बेटा इस बार खुद जो है स्विमिंग पूल के अंदर घुसे हुए हो और बाहर किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो. व्हाट विल हैपन? दिस टाइम अगेन फॉर्मूला इज सेम, di into do म्यू ऑब्जर्वर बाय म्यू ऑब्जेक्ट. इस बार ऑब्जर्वर क्या है बेटा? वाटर. ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारे पास? एयर में. What I will write? This time I will write mu is equal to 4/3 here and mu is equal to 1 here. Now rearrange the values. You can write here di is nothing but greater than do. ये वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आराम से हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा di बड़ा होगा, do छोटा होगा. Is it fine? और if you want to write it in the form of values, you can write di is nothing but 4/3 times of do. This one is the answer. Is it fine? तो एक कंडीशन जो मैंने लिया, एक एग्जांपल जो मैंने लिया, उस एग्जांपल के लिए ये आंसर हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया. हाँ बेटा, मैं अब आपको 2-3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रटने के लिए बोल देता हूँ. म्यू ग्लास इज 3/2, म्यू एयर इज 1, म्यू वाटर इज 4/3. You have to memorize these 3 formulas. ये तो कम से कम रट्टा मार ही जाओ, ठीक है ना. क्या यहाँ तक बच्चा पार्टी क्लियर है? सभी को क्लियर है? 3/2 बेटा. कहाँ बोला बेटा? ये तो आप गलत समझ लिए. मैं बोल रहा हूँ इस बार आप जो बेटा वाटर में हो और आप किसे देख रहे हो? बाहर में मान लो कोई बल्ब लगा हुआ है, कोई लैंप पोस्ट लगा हुआ है, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको वो लैंप पोस्ट जो है वो थोड़ा दूर दिखाई देगा, वो नजदीक नहीं दिखेगा, वो थोड़ा दूर दिखाई देगा. फाइन एग्जांपल, पहला एग्जांपल था बेटा जहाँ पे हमने देखा हमारा ऑब्जर्वर जो था वो एयर था, कॉइन कहाँ रखा था? हमारा वाटर में रखा था. हमारे पास आंसर जो आया वो आया 3d0 डिवाइडेड बाय 4 के बराबर. तो हम लोग तो रेस की बात करते हैं ना, यहाँ तो एक आप रे ले रहे हो और एक रे तो आपके पास हमेशा रेडीमेड अवेलेबल होता है.
आप नॉर्मली एक लाइन ड्रॉ कर दो, आपका रे मिल गया बेटा। रे तो इन्फानाइट्स है, वहां से बहुत सारे निकल रही है, कोई सा दो ले लो, आपके हाथ में है वो तो। हाँ बेटा, म्यू की 3 वैल्यूज हमें याद रखनी है। आगे बढ़ू मैं यहाँ से? चलो तो फिर मैं अब आगे आपको लेकर जाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप हाँ, ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सा वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, है ना। वेलोसिटी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वेलोसिटी को कैसे समझ सकते हैं? तो मैं जानता हूँ बेटा, अगर हमारे पास फॉर्मूला था डी आई इज इक्वल टू डी ओ म्यू ऑब्जर्वर बाई म्यू ऑब्जेक्ट, and I want to differentiate the function with respect to t. Differentiate with respect to t. Then what will happen? You should write d di by dt is equal to d do by dt mu observer by mu object. ऐसा ही लिखोगे ना? एंड डी डी आई बाई डी टी को क्या मैं आराम से वी आई, और इसे डी डी ओ बाई डी टी को मैं वी ओ लिख सकता हूँ। क्या हम आराम से ऐसा लिख सकते हैं बेटा? दिस वी आई इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ इमेज। फॉर द क्वेश्चंस, ओके, आप इन्हें एग्जांपल्स जैसा समझते चलो। देखो मैंने यहाँ पे लिया बेटा, अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्फीयर। प्लेन सरफेस ऐसे मैं पढ़ा रहा था, लेकिन नॉर्मल रिफ्रैक्शन के लिए आप जो स्नेल्स लॉ सीख रहे थे बेटा और एंगल ऑफ डेविएशन सीख रहे थे, उसके लिए आप इसे यूज में लेकर आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माना कि हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है, उस पर हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। शोन बोला गया है, मैं अभी दिखा देता हूँ, घबराना नहीं कि सर शोन बोल रहे हैं और दिखाया है ही नहीं, है ना। मैं अभी दिखा देता हूँ। फाइंड द एंगल्स आर आर डैश एंड ई एंड द टोटल डेविएशंस आफ्टर टू रिफ्लेक्शंस, है ना। तो मैं आपको शो कर दे रहा हूँ बेटा। लेट अस अज्यूम वी हैव अ स्फीयर लाइक दिस वन इज इट्स सेंटर, ये इसका क्या है, सेंटर है। हम लोग मान रहे हैं बेटा कि हमारे पास एक लाइट रे है। द लाइट रे इज The light ray is entering at this point. मैं एक पॉइंट से उसको एंटर करा रहा हूं, और एंगल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, द एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री लाइक दिस। ओके, तो ये लाइट रे यहां से हल्की सी डेविएट होगी, यहां कहीं पहुंचेगी। जस्ट अ मिनट बेटा, यहां कहीं चली जाएगी, और यहां जाने के बाद फिर क्या होगा बेटा, इसका दोबारा से फिर से रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन होके इस बार क्या होगा, ये थोड़ा सा नॉर्मल से अवे चली जाएगी। तो ये कुछ नॉर्मल से अवे चली जाएगी, कुछ इस तरह से चली जाएगी, ठीक है ना। मैं पहले सारे पॉइंट्स एक एक करके बना दूं। ये एक नॉर्मल हो गया आपका, ये दूसरा नॉर्मल था आपका, एंड द एंगल्स आर, दिस एंगल इज इक्वल टू आई, दिस एंगल इज आर, दिस वन इज आर डैश, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू ई। अब मुझे सारे इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं बेटा, वी आर सपोज टू गेट द आंसर, है ना। अब हम लोगों को आंसर निकालना। क्या क्वेश्चन क्लियर है सभी को? फर्स्ट बेटा लेट मी नो द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड फॉर द सॉल्यूशन पार्ट। इज द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, सो नाउ अब हम लोग आते हैं। अभिनव, योर आंसर इज आर डैश 30 डिग्री।
जस्ट बेटा लेट मी सी. स्मॉल एंगल मतलब डेविएशन तो बेटा आज ही सिखाया ना, वो आपके पास है क्या? आई माइनस आर का मॉड या आर माइनस आई का मॉड है, तो मॉड लेने में क्या दिक्कत है? मॉड ले लो, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी. मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेल्टा नेट इज इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा. डायरेक्शन सेम नहीं रहता तो हम लोग चेक करते फिर क्या कर सकते हैं, फिर माइनस कर देते, है ना. सर इज इट 2/3 और 3/2? 3/2 बेटा, आई हैड ऑलरेडी रिटन दैट. चलो तो मैं अब सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, है ना. आप लोगों का आंसर करेक्ट लग रहा है बेटा, लेकिन मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. आई एम डूइंग द क्वेश्चन, प्लीज सी बेटा, एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना. तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट. मैं यहाँ पे इस सरफेस को पहला सरफेस मानता हूँ और इस सरफेस को मैं दूसरा सरफेस मान लेता हूँ. तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. मैं पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ, सरफेस नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ. आई विल राइट 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 sin r. क्या ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम है? इज इट क्लियर बेटा? The sin 60 is nothing but root 3/2 is equal to 3/2 sin r. So this 2 and 2 will be cancelled out, and you should write sin r is equal to 1 by root 3. Is it fine? This sin r is fine or not? Please tell me beta, is this sin r is fine or not? तो एक्चुअली आप इसकी वैल्यू को निकाल नहीं पाओगे, तो मैंने जो वैल्यू ले ली थोड़ा खतरनाक हो गया. कोई बात नहीं, हम एग्जैक्ट आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, जो आंसर आया है इसी को कोट कर देंगे. ठीक है बेटा. U1 तो एयर है तो ऑटोमेटिकली 1 है ना, मैंने तो आपको पहले ही बोला. आपको ये वैल्यूज जो होंगी वो ऑटोमेटिकली ले लेनी पड़ेगी आपको, है ना. यू हैव टू टेक दैट, है ना. 3 वैल्यूज मैंने बताई है वो आपको लेनी होंगी. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. अगर मैं सेकंड सरफेस पे देखूं तो मैं पहले ज्योमेट्री देखूंगा बेटा. मुझे पता है कि ये साइड और ये साइड लेंथ बराबर है, तो इन दोनों एंगल को क्या होना है, आपस में इक्वल होना है. सो आई कैन राइट r इज इक्वल टू r डैश. सो दिस टाइम व्हाट वी विल यूज, वी विल राइट बेटा, हम लोग लिखेंगे इस बार 3/2 sin r dash is equal to 1 sin e. ओके, दिस 3/2 को तो एज इट इज छोड़ देते हैं, r डैश की जगह पे 1/√3 पुट कर देंगे. दिस वैल्यू इज 1 sin e. सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट e इज इक्वल टू 60 डिग्री. क्या ये लिखने में कोई परेशानी है बेटा? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आगे मैं क्या लिखता हूं ध्यान से देखना. मुझे लिखना है बेटा यहाँ पे डेल्टा. मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ बेटा? डेल्टा. डेल्टा कैसे लिख सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं, है ना. तो डेल्टा की वैल्यू होती क्या है, डेल्टा नेट होता क्या है हमारा? डेल्टा नेट इज नथिंग बट डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, एज आई टोल्ड यू. तो पहली बार डेल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? इट इज आई माइनस आर का मॉड. क्या आप अग्री करते हो? सेकेंड टाइम आप लिखोगे बेटा तो क्या लिखोगे आप? प्लस आप खुद से डायग्राम को एक बार देख के समझो बेटा, है ना. एक बार डायग्राम को देखकर समझने की कोशिश करते हैं. डायग्राम को देखते हैं. अगर इस लाइन की बात की जाए तो आर हमारा पहले तो इस लाइन के अलोंग निकल जाता है ना. इट इज अगेन मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दिस टाइम इट वाज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगेन इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. दोनों बार जो डेविएशन है वो किधर है? क्लॉकवाइज ही है. सो व्हाट वी शुड डू, we should just beta write the value again, that is e minus r dash this time. So 120 degree minus twice of r is the correct result. क्या ऐसा लिखने में कोई परेशानी है?
इज इट फाइन टू एवरीवन? आई एम जस्ट अगेन बेटा एक्सप्लेनिंग. आप ध्यान से मेरी बात को समझना. मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, मेरी बात को एकदम ध्यान से समझने की कोशिश करना. ठीक है ना? ध्यान से समझने की कोशिश करना. क्या हो गया ये? पता नहीं मेरा की काम नहीं कर रहा है ये. पेन ने नहीं धोखा दिया, पता नहीं मेरा की नहीं काम कर रहा. मैं आज तक ऐसे पेज स्लाइड्स करता नहीं था. आज मैंने पेज स्लाइड कर दिया, स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल डाउन हो गया, स्क्रॉल अप नहीं हो रहा है ना? तो ये स्क्रॉल अप नहीं हो रहा मुझसे. नहीं हो रहा बेटा, कोई बात नहीं. अच्छा हो गया. नाउ इट्स फाइन. नाउ इट्स फाइन बेटा, हो गया. है ना? तो मैं आपको जस्ट इतना बता रहा था बेटा कि अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट रे को देखूं तो फर्स्ट रे हमारे पास क्या है, इस लाइन के लॉन्ग चली जाती है. आपने उससे थोड़ा सा डेविएट कर दिया. जो डेविएशन है इसको मैंने डेल्टा वन मान लिया. दिस वन इज बेसिकली नोन एज डेल्टा वन. एंड द सेकेंड वन इज, दिस टाइम रे को सीधे निकलना था बट अगेन रे इज डेविएटेड. So this time you should write delta 2. So the net deviation is delta 1 plus delta 2, that is equal to delta net. Hopefully the thing is clear. है ना? क्या पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों सभी को? Is the point is clear to everyone? Okay. So now I am taking you to the next question. करके देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को. ये एंगल मेरे पास थीटा नॉट है. वी आर सपोज टू फाइंड दिस एंगल. है ना? ये एंगल मुझे निकालना है इसका. सिंपल स्नेल्स लॉ लगाना है, आंसर करना है. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं बिकॉज वी हैव ओनली 10 to 20 सॉरी 10 to 15 मिनट्स टाइम. एग्जैक्टली प्रिया, योर आंसर इज करेक्ट बेटा. है ना? योर आंसर इज करेक्ट. सो व्हाट वी शुड डू हियर, है ना, मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं लिखूंगा सबसे पहले बेटा स्नेल्स लॉ. 4/3 साइन आई इज इक्वल टू 1 साइन थीटा नॉट. क्या ऐसा ही लिखना चाहिए था मुझे? एंड वी ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ साइन आई, इट इज 3/5. सो आई विल राइट 4/3 into 3/5 is equal to 1 sin theta naught. Now beta just remove this 3 with 3. So the answer is sin theta naught is equal to 4/5. Hopefully the thing is clear to everyone. है ना? बहुत आसानी से. एग्जैक्टली बेटा, आप चाहो तो लिख सकते हो थीटा नॉट इज इक्वल टू, नहीं बेटा 50, हाँ 53 डिग्री. है ना? आप चाहो तो आराम से इसे लिख सकते हो. चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगले वाले पे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड. सो नाउ ये क्वेश्चन देखा जाए कैसे किया जा सकता है.
एवरीवन, आर यू अग्री विथ मी? आर यू अग्री विथ दिस डायग्राम? रे जो है बेटा वो कहीं से कहीं मूव कर रही होगी। हमें पता है कि हमारे बी में जो मूवमेंट हो रहा है ये 60 डिग्री पे है और ए में जो मूवमेंट है इट इज एट 45 डिग्री। क्या इस बात से आप सभी अग्री करते हो? यू ऑल आर अग्रीइंग विथ मी फॉर दिस पॉइंट और नॉट? नाउ आई एम राइटिंग म्यू ए बाई म्यू बी, म्यू ए बाई म्यू बी। म्यू की वैल्यू को हमने रिलेट किया था बेटा स्पीड के साथ, किया था ना, आज ही किया था। आई शुड राइट दिस वन इज नथिंग बट वी बी डिवाइडेड बाई वी ए। एवरीवन अग्री विथ मी? और मैं यहाँ पे चाहता बेटा तो इसको अगर मैं साइन कॉस के साथ रिलेट करता तो आई कैन राइट साइन थीटा बी डिवाइडेड बाई साइन थीटा ए। क्या ये भी आप आराम से लिख सकते हो एवरीवन? सो व्हाट आई हैव टू राइट, वी बी मुझे दिया हुआ है ना बेटा, इट इज सी बाई थ्री। दिस वन इज बेसिकली सी बाई थ्री एंड वी आर सपोज टू फाइंड वी ए हियर। साइन थीटा बी क्या होगा? थीटा बी इज 60 डिग्री, इट मींस दिस वन इज रूट 3 बाई 2 एंड 45 का मतलब क्या हुआ बेटा? इट इज 1 बाई रूट 2। सो नाउ रीअरेंजमेंट इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू डू। मैं लिखता बेटा वी ए इज इक्वल टू सी बाई थ्री इंटू, पहले मैं डिनोमिनेटर से 2 को लेकर चला जाता हूं एंड हियर बेटा आई एम राइटिंग this root 2 into root 3 in denominator. So the answer is root 2c divided by 3 root 3. This one is the final result. Okay, ठीक है बेटा, आई अग्रीइंग विथ यू, है ना? रो मुझे इस तरह से बनाना चाहिए था, मैंने सेकंड लाइन थोड़ा ध्यान नहीं दिया, है ना? तो बेटा ये पूरा का पूरा वे हुआ जिससे हम ऐसे क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आंसर तो मुझे इतना नजदीक का तो पता नहीं बेटा, है ना? ये तो ज्यादा ही खतरनाक हो गया कुछ। तो आंसर बेटा ऐसा है, 1 तो नहीं आएगा, है ना? 1 तो नहीं आएगा, मुझे सी के टर्म्स में ही आंसर करना है, तो आई विल राइट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ सी ओनली, है ना? सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है और हम उसी के फॉर्म में इसके आंसर को कर देंगे। हाँ, मतलब वही है बेटा, 1 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, है ना? ये क्वेश्चन अभी जो हमने सीखा था ना, अपैरेंट डेप्थ एंड अपैरेंट हाइट, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। फाइंड अपैरेंट हाइट ऑफ द बर्ड फ्रॉम वाटर। आई एम राइटिंग एडिंग हियर फ्रॉम वाटर एंड हियर फाइंड अपैरेंट डेप्थ ऑफ फिश फ्रॉम एयर। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्वर्स फिक्स कर दिए हैं। नाउ वी आर सपोज टू फाइंड द आंसर्स। एक बेटा हमारे पास क्या है, एक बर्ड है जो कि 36 मीटर की हाइट पे है और यहीं पे बेटा एक फिश है जो कि 36 मीटर की डेप्थ पे है। अगर हम वाटर से इस बर्ड को देख रहे हैं तो बर्ड कहाँ दिख रही होगी? अगर मैं एयर से इस फिश को देख रहा हूँ तो मुझे फिश कहाँ दिख रही होगी? ये दोनों मुझे निकालना है। तो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, apparent height of the bird. I am writing HI here. मैं यहाँ पे HI लिख देता हूँ बेटा। HI is HO mu observer divided by mu object. क्या आप सभी अग्री करते हो मुझसे? 48 मुझे लगता है बेटा करेक्ट आंसर होगा, है ना? 48 is the correct answer. 27 for the second one. Exactly. So what I should write? मैं यहाँ पे लिखता है 36। ऑब्जर्वर कहाँ है बेटा? वाटर में, तो मुझे लिखना चाहिए यहाँ 4/3 and in denominator we have to put 1, so the answer is equal to 48 meter this time. सेकेंड में बेटा अगर मैं डेप्थ की बात करने लग जाऊं, दिस वन इज DO इंटू म्यू ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय म्यू ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताओ बेटा इस बार ऑब्जर्वर कौन है? इस बार ऑब्जर्वर कौन है जब हम फिश को देख रहे हैं? तो एयर, so I should write 1 in numerator and 4/3 in denominator.
ओके बेटा, ओके, सेंटीमीटर. So I will write 36 into 1 divided by 4 by 3. If you rearrange the values, this time you will get 27 centimeter as your answer. है ना? तो क्या ये दो आंसर्स तो बहुत इजी थे, आराम से कह सकते हो ना? कोई दिक्कत है? नाउ कम टू द सेकंड वन, सॉरी थर्ड वन. थर्ड वन की बात करते हैं. बर्ड दिख रहा है फिश से कितनी दूरी पे दिख रहा है बताना है मुझे. तो फिश अपने पॉइंट से लेकर क्या सरफेस तक जो डिस्टेंस देख रही होगी उसमें कोई फर्क आएगा क्या? आंसर इज नो. दैट्स व्हाई in third case exactly beta your answer is correct. You should write 48 plus 36, that is equal to 84 centimeter. And when we are seeing the, अब इस बार बर्ड जो है बेटा वो फिश को देख रही है, तो फिर से 36 पे कोई फर्क नहीं आना. This time you should write 27 plus 36, that is equal to 63 meter. मैंने बोला बेटा अगर मैं एयर में हूं और एयर के किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं तो मुझे उतने देर के लिए कोई चेंजेस दिखाई देगा क्या? तो अगर फिश जो है वो यहाँ तक के किसी पॉइंट को देखेगी तो इस डेप्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना. जो फर्क पड़ रहा है वो इतने पे फर्क पड़ रहा होगा. ये 36 की जगह 48 दिखाई दे रहा है, तो आई एम राइटिंग 48 प्लस 36. इफ बर्ड इज सीइंग समथिंग, बर्ड को यहाँ से यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं दिख रहा होगा. जो फर्क दिखेगा वो इस 36 के लिए दिखेगा, जो उसे 27 दिख रहा होगा. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 36 प्लस 27. ओके, नाउ द फिफ्थ पॉइंट, द लास्ट वन. आई एम टेकिंग यू टू द लास्ट वन नाउ. लास्ट वन बेटा बोला गया है ये दोनों 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है ना? देन इनकी रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर क्या होने वाली है ना? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ. आई एम जस्ट लीविंग दिस क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क. आसान है बच्चों, आराम से आप कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत नहीं होने वाली है. 36 48 हो गया था, तो इस बार 12 क्या हो गया होगा? 16 हो गया होगा. और यहाँ पे 36 27 हो गया था, तो 12 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा. आप आराम से कॉरेस्पॉन्डिंगली आंसर कर सकते हो, है ना? आई ऑलरेडी गेव यू द फॉर्मूला. नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैं आज करा नहीं पाया, तो मुझे ये क्वेश्चन रिमूव कर देना चाहिए. आई विल स्टार्ट माई नेक्स्ट लेक्चर विद द सेम क्वेश्चन. मैं इस बार मिरर के रहने से एक्चुअली मैं स्लैब पढ़ा ही नहीं पाया, तो हेडिंग डाल देता हूँ मैं अगले लेक्चर के लिए. अगले लेक्चर में जो मुझे दिखाना है वो उसके लिए हेडिंग डाल देते हैं हम लोग. अगले लेक्चर को हम लोग फिर वहीं से स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बेटा, प्लीज आप अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देना. अभी तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस ही चलता रह गया बेटा. मैंने बोला था ना उसी में स्लैब भी आएगा, तो अभी तो वहां क्रॉस ही नहीं करता है ना? ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देना रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब. पहले स्लैब देख लेंगे, फिर आपको टीआईआर की तरफ लेकर जाऊंगा, है ना? तो ये आप लिख लेना, अदरवाइज मैं भूल जाऊंगा तो कहीं मिस ना हो जाए. तो आप प्लीज राइट इट डाउन. रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब से अगली क्लास मुझे स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो आज मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया बेटा. मैंने आपको पढ़ाया स्नेल्स लॉ. मैंने स्टार्ट किया बेटा स्नेल्स लॉ से, मतलब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन से. उसको मैंने एक्सप्लेन किया. देन आफ्टर मैंने क्या लिया बेटा? मैंने उसके अलग अलग जो केसेस थे वो सारे केसेस लिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना सिखाया. देन आफ्टर जो है बेटा हमने नेक्स्ट रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस देखा. प्लेन सरफेस में एक पार्ट रह गया हमारा. प्लेन सरफेस के बाद जहाँ पे हम लोग सरफेस तो प्लेन ही रखेंगे बट स्लैब रख लेंगे, दो दो सरफेसेस हमारे पास होगा. इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. ओके ओके बेटा, देन बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन, है ना? बाकी मैं समझा नहीं बेटा, कोई क्वेश्चन था क्या आपका? कोई क्वेश्चन था क्या आपका?